जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। बच्चों, आज हम प्रीवियस ईयर के सवाल करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन दोनों मिक्स है, मतलब वर्क पावर एनर्जी में सर्कुलर मोशन के सवाल मिक्स हैं। तो कुछ सवाल उसमें वर्क पावर एनर्जी के हैं, कुछ दोनों के मिक्सचर हैं। तो अपने इसको देखेंगे वन बाय वन। तो मैं आपको सब सवाल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा सवाल को सोल्व करने के लिए। अगर आप पहले सोल्व किया बहुत बढ़िया नहीं किया तो आप यहाँ पे साथ साथ में देख के कर सकते हैं और कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो आपको टाइम मिलेगा, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके पास ये है। ये आपसे ईयर 2000 में पूछा गया था। सबसे पहले हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। ये सवाल आपसे 2000 का पूछा गया है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। पहला सवाल है आपसे और ये ईयर 2000 का पूछा गया है। करके बताइए क्या जवाब आएगा। अभी हुआ बच्चों, तो सही जवाब आपके पास में रहेगा सी, दैट इज जो पावर है आपके पास में वो प्रोपोर्शनल होगी वी क्यू के। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई ऐसे विंड ब्लेड है आपके पास में, ऐसे विंड ब्लेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर एयर ऐसे आ रही है, तो एयर आ रही है तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए मान लेता हूँ। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम एयर आएगा, ए मल्टीप्लाई वी, इतना वॉल्यूम आएगा। ये आपके पास वी स्पीड से आ रही है मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे एक सेकंड में कितना वॉल्यूम आगे टकराएगा। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे वी मीटर दूर तक होगा वो सबका सब आगे टकरा देगा, इतना आ गया। तो अगर आप मास देखें तो कितना टकराएगा, इतना मास टकराएगा। तो अगर आप मोमेंटम देखें तो इतना टकराएगा। तो ये तो फोर्स आ गया, ये क्या आ गया, फोर्स। इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये जो आपके पास में जो विंड है वो इस ब्लेड के ऊपर। और अगर आप पावर निकालें तो पावर क्या होता है, एफ वी, तो कितना बनेगा, रो ए वी क्यूब। तो आपके जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यही सवाल है, पूछा गया तो पावर किसके प्रोपोर्शनल वीक है। थोड़ा सा मिसलेनियस था, पे क्लिक कर पाना वैसे फोर्स निकाल लो। फोर्स ऐसा हम करते हैं जब लिक्विड आपके ऐसे फ्लो करता है तो मैं बोलता हूँ वैसे एक सेकंड में कितना लिक्विड निकला तो आप बोलते हैं रो ए वी। अच्छा, कितना मोमेंटम कितना चेंज हुआ तो हम बोलते हैं रो ए वी स्क्वायर। तो यही फोर्स के बराबर आता है। समझ में आ गई ये बात। ये सवाल आसान था, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों सेकंड सवाल है आपसे और ये भी ईयर 2000 में पूछा गया था। ये 2000 का सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ बच्चों, इसके अंदर आपके पास में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये सब प्योर मैथमेटिकल, आपको फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है, एफ गिवन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एक्स क्यूब, ऐसा गिवन है ना फोर्स आपको, ठीक, ए एक्स क्यूब। और इसमें कुछ बोला है कि आपको एक्सेस के लोग मूव कर रहा है और ये सब ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स के ग्रेटर देन 0 है। तो यू अगर आप पूछा तो यू क्या होता है, यू होता है आपके पास में माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन ये आ गया। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सोल्व करें तो कितना बन जाएगा, माइनस बाहर रह गया आपके पास में, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स माइनस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्यूब डी एक्स, ये यूं आ गया। एफ का एक्सप्रेशन आपने लिखा यहाँ पे, दिस इज माइनस के एक्स डी एक्स और यहाँ पे बन गया प्लस ए एक्स क्यूब, ऐसा बन गया। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, u इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए एक्स टू द पावर 4/4। u कितना आ गया, u आ गया के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ए एक्स की पावर 4/4। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया। अब आपको ढूंढना भाई साहब कौन सा कर्व इसमें से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आ सकता था, पर हमें गिवन नहीं है कि भाई सब, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, चेंजिंग पोटेंशियल डिफाइन है। और अगर यू बोला मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपने पोटेंशियल कितनी माने जीरो, ये हमने एज्यूम करके चले हैं ना, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है सवाल के अंदर, हम ओरिजिन पे मान लेंगे, बिकॉज वहीं से तो हम डेल्टा यू निकालने जा रहे हैं, तो वहां पे जीरो मान लिया। तो आप समझ में आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल जीरो, मतलब कर्व ओरिजिन से शुरू होना चाहिए। अगर कर्व ओरिजिन से शुरू होगा तो आपके पास में सी ऑप्शन तो मर गया, तीन ऑप्शन बचे ए बी और सी। फिर देखते हैं अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एट इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे, अगर एक्स जीरो है तो यू जीरो हो गया, और अगर आपके पास में x इन्फिनिटी है तो u कैसा हो गया बच्चों, माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कर्व है, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सिर्फ आपके पास में डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। और आपको एग्जैक्टली कर्व बनाना तब भी बना सकते हैं, गणित का सवाल है आपके हवाले, आप इसको कर सकते थे। बच्चों थर्ड प्रॉब्लम है आपके पास में, ये आपसे 2002 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ऐसे सवाल हमने बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो इजीली हो जाएगा, करके बताइए। अब इस सवाल में क्या आपके पास आपको बोला कि यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, इनिशियली ये कहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है। आपको पता है इसकी जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पे होगी, तो मीन पोजीशन कितना नीचे होगी, तो आप बोलेंगे एट मीन पोजीशन एम जी इज इक्वल टू के एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में एम जी डिवाइड बाई की, ठीक। तो अगर ये मीन पोजीशन तो इसकी एक्सट्रीम, अब देखिए अगर ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट तो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट करता है, तो मीन पोजीशन कितना ऊपर छोड़ा है एम जी बाई के, नीचे भी कितना जाएगा एम जी बाई के, मतलब मैक्सिमम इतना नीचे जाएगा, नेचुरल लेंथ से कितना नीचे गया बच्चों 2 एम जी बाई के। तो आपके पास में सी ऑप्शन, सॉरी जो बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। बच्चों फोर्थ प्रॉब्लम है आपके पास, और ये आपके 2003 में पूछा गया, करके बताइए। ये बहुत घटिया सवाल है। मान लीजिए यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो कहीं से भी जाएं आप, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, तो ग्रेविटी का जो वर्क डन आएगा वो तो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो आप इस वाले पास से जाएंगे, किससे भी जाएंगे, कोई भी रास्ते से जाएंगे, अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन सेम आएगा। तो आप बोलेंगे W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। ये बिल्कुल हलवा सवाल था आपके पास में, बहुत इजीली होने वाला था, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास में तो आप कोई भी पास से जाएंगे तो वर्क डन बदलेगा नहीं। बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास में, ये ईयर 2004 में पूछा गया, करके बताइए। हाँ भी हुआ। अब ये आपके इसमें बी ऑप्शन सही है, ये सीधी मिस्टेक वाला सवाल है। हमें देख के लग रहा है एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो स्प्रिंग का फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट स्प्रिंग फोर्स, दिस इज नॉट। क्यों स्प्रिंग फोर्स नहीं है बच्चों, ये स्प्रिंग फोर्स इसलिए नहीं है बिकॉज अगर स्प्रिंग फोर्स होता तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता। अगर यहाँ पे आपके पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, तो अगर आप ये वाला पॉइंट ओरिजिन है आपके पास में, तो अगर आप इधर लेके जाए तो फोर्स नेगेटिव एक्स में आता है। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स से फोर्स इसी तरफ आ रहा है और नेगेटिव एक्स से फोर्स इस तरफ आ रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये एक्सप्रेशन भाई। अगर आप इधर ऐसे जा रहे हैं तो इधर ही फोर्स है, इधर जाए तो इधर ही, तो ये ऐसे ऑसिलेट वगैरह नहीं करेगा। पर आपसे पोटेंशियल जी पूछ लिया, तब मैंने बोला पोटेंशियल जी होता क्या है, मैंने निकाला दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेफिनेशन लिखा माइनस के एक्स डी एक्स
जीरो से लेके एक्स तक लिख दिया, u इनिशियल आपके पास में जीरो, u फाइनल कुछ u हो गया, तो u इज इक्वल टू कितना है आपके पास, इट इज माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका कर्व कैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अब ये स्प्रिंग वाला नहीं है, स्प्रिंग देख के होता है स्प्रिंग है, तो सीधी मिस्टेक करवा सकता है आपके पास में। सवाल बढ़िया इस वजह से था बिल्कुल लोगों को जो आदत है उससे डिफरेंट है। जेई कई बार ऐसा करता है, जो आपको दिखता है वो देता नहीं है, मतलब लोगों को उसको पता था भाई साहब इसको लोग माइनस की एक्स पढ़ेंगे और इसी वजह से पहला ऑप्शन बिटते भी यही दे रखा है, ऊपर की तरफ पैराबोला लोग बना दे जो गलत हो जाएगा। क्लियर? बट जो 6th प्रॉब्लम है आपके पास में 2008 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। अभी हुआ? देखिए सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया भाई साहब यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये स्ट्रिंग है, पहले पढ़ना है रोड है कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, √5g है। तो बोल रहा है कितने एंगल थीटा के ऊपर इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, तो इसकी जस्ट हाफ वैसे हुई कितनी, हमें चाहिए v हो जाएगा √5gl डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा √5/4gl, √5/4gl। अब यहाँ पे कितना आता है बच्चों, यहाँ पे याद है, यहाँ पे आता है √3gl, यहाँ पे √3gl आता है, यहाँ पे कितना आता है √gl आता है। तो आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 1.25gl, 1.25gl। तो यहाँ पे आपके पास में ये 60gl पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे √2gl होता है आपके पास में, तो यहाँ पे कहीं पे होगा इस वाली ड्यूरेशन के अंदर। तो अगर आप थीटा की बात कर रहे हैं तो ये वाला पूरा एंगल थीटा अगर आप देखें ये 60 डिग्री होता है ना उस टाइम पे, तो ये एंगल आपके पास में होना चाहिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक गिवन है, पहले बोला थीटा इज इक्वल टू π/4, गलत बात। फिर बोला थीटा इज π/4 से π/2, ये वाली बात भी गलत है। सी ऑप्शन π/2 से लेके 3π/4, π/2 से लेके 3π/4, तो π/2 तो हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया आपके पास π/2 हो गया आपके पास 90 डिग्री। और अगर आप 3π/4 देखेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज बिकम 135 ना, 90 और 45, दिस इज 135। तो 135 अगर आप चेक करेंगे तो मतलब यहां से 45 डिग्री में बोल रहा है कि भाई साहब ये यहाँ पे मतलब इससे 45 डिग्री के बीच बीच में हो जाएगी, यहां से लेके 45 डिग्री बीच बीच में। एक बोल रहा है कि आपके पास में एक ऑप्शन जो आपके पास में है थर्ड ऑप्शन, वो बोल रहा है कि 90 से लेके 45 मतलब इसके इधर इधर हो जाएगी, और एक बोल रहा है 45 से इधर होगा। मतलब अब हमें ये क्लियर नहीं हो रहा देख के कि भाई साहब इस 45 में होगी, इधर वाले 45 में होगी, ये तो पता है इससे 6 डिग्री ऊपर होगी। अब हमें थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर आप 45 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखेंगे तो मान लीजिए ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी थी √gl, √gl, और हमें 45 डिग्री नीचे ले आए, 45 डिग्री नीचे ले, तो कितना नीचे आया आप दिस इज बिकम L cos 45, दिस इज L minus L/√2 मल्टीप्लाई mg, इतना वर्क डन आएगा नीचे आने में, इज इक्वल टू चेंज इन करने के लिए इट इज हाफ mv², इनिशियल होगी हाफ mgl। इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, m को उड़ा दिया हमने यहाँ पे, दिस इज बिकम gl/√2, यहाँ पे बन गया v²/2 और यहाँ पे बन गया प्लस gl/2, ये gl/2 है, इधर आ गया 3gl/2, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में। और इसको अगर हम 2 से पूरे को उड़ा दें तो यहाँ पे से 2 बन जाएगा, तो v² बन गया आपके पास में 3gl माइनस √2gl, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया, दिस इज 1.41, 3 माइनस 1.41 बन गया आपके पास में। तो इसको अगर आपने देखेंगे दैट इज 1.59, दिस इज बिकम √1.59gl। तो अगर आप देखेंगे अगर आप 45 डिग्री नीचे आ गए, 45 डिग्री नीचे आ गए आपके पास में, तो ये 1.59gl बन जाएगा, और आपको जो चाहिए वो कितना है 1.25 चाहिए। और अगर आप 45 डिग्री नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आते आते वेलोसिटी हो जाती है आपके पास में √1.5, इसके बीच में कहीं पे होगा ना फिर 45। तो आपका जवाब क्या होगा, जवाब विल बी डी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगी 3π/4 से लेके पाई के बीच में। समझ में आ रही बात? तो हमें बाकी ऑप्शंस हमने डायरेक्टली देख लिए, पर हमें 60 डिग्री पता है पर बीच वाले एंगल्स पे नहीं पता, इस वजह से हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर जैसे ये वाला एंगल आपके पास में यहाँ पे 60 बन रहा है, तो मुझे पता है कि 60 से तो ऊपर है, यहाँ पे 60 से तो ऊपर है, पर 60 से ऊपर है तो 45
ये वाला एंगल 45 इस वाली रेंज में है कि 15 डिग्री वाली रेंज में, ये हमें चेक करना था। तो उसके लिए हमने वर्क एंड थ्योरम लगा के देखा, तो हमें आसानी से ये चीज पता लगी। वो जो 7th प्रॉब्लम आपसे 2009 में पूछा गया, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ बच्चों, सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा, दैट इज दो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। अब देखिए होगा क्या, अगर ये 2v से पार्टिकल मूव करेगा और ये v से मूव करेगा, तो टोटल कवर करना है इनको 360 डिग्री। टोटल कितना कवर करना है? 360 डिग्री। तो आपके पास में ये उसका डबल करेगा और ये हाफ करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 360 डिग्री को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो इसको कवर करना पड़ेगा, सॉरी 120 डिग्री, 120, इसको कवर करना पड़ेगा 240। तो 240 कवर करेगा, तो आपके पास में यहां से अगर आप 240 देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाला बनेगा से 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप देखें ये वाला कुछ चल के यहाँ पे पहुंच जाएगा पी पॉइंट पे, और ये भी कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा। समझ में आ गई ये बात? बिकॉज इसको ज्यादा एंगल चलना पड़ेगा, ये ज्यादा स्पीड चले, इसको डबल एंगल चलना पड़ेगा, इसको सिंगल चलना पड़ेगा। तो अगर आपने 360 डिग्री को 3 हिस्से में डिवाइड किया तो 120 डिग्री आया, तो इसको 120 मल्टीप्लाई 2 से 240 एंगल कवर करना पड़ेगा, इसको 120 डिग्री कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होते अब इसकी एसिडिटी कितनी होगी? v होगी, और इस वाली की एसिडिटी कितनी होगी बच्चों? 2v होगी। बिकॉज आइडेंटिकल मास जब इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अभी छोटी सी बात जानना कितनी जरूरी थी, अगर ये आपको नहीं पता दिक्कत होता। अच्छा, वेलोसिटी अगर इंटरचेंज होगी, अब देखिए अब ये 2v से जा रहा है, अब ये 240 कवर करेगा, 240 कवर करेगा, तो 120 ये वाला, यहाँ पे कुछ 120 यहाँ पे आके मिलेगा ये, और ये कुछ यहाँ पे आएगा। तो अब ये 2v आया, ये यहाँ से v आया, फिर वेलोसिटी इंटरचेंज होगी बच्चों। तो फिर इसके पास में कुछ 2v आ गया और फिर कुछ v आ गया। अब ये 120 कवर करेगा, ये 240, तो यहाँ पे आके मीट कर जाएंगे। तो कितने कोलिजन हुए? एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, टोटल 2 कोलिजन हुए। तो ये विजुअलाइजेशन का सवाल था, और इसमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास में सेम मासेस और इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो आप बहुत इजीली आप उसको इंटरप्रेट कर सकते थे। बढ़िया क्यूट सा सवाल है, आई होप आपसे हुआ होगा। बच्चों 8th प्रॉब्लम है आपके पास में, ये ईयर 2010 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। बच्चों यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहा है, कुछ ऐसा ही गिवन है सवाल में, और ये टाइम 4.5 सेकेंड है। अब आप देखिए इसका जो आंसर आएगा आपके पास, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। थोड़ा करके देखते हैं। आपको एफ वर्सेस टी ग्राफ गिवन है, तो इसे समझ में आ रहा है, अगर हम एरिया अंडर द एफ टी कर्व निकालें तो इंपल्स होता है, इंपल्स जो लीनियर इंपल्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व आपको इंपल्स देगा। इसका एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, तो ये वाला एरिया कितना आया? ये एरिया बन गया 1/2, बेस की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू 4, तो ये बन गया आपके पास टोटल 6। इसका एरिया अगर आप चेक करेंगे तो 1/2, बेस आया 1.5 और हाइट आएगा 2, क्योंकि अगर ये 3 था तो ये 4 था, अगर ये 1.5 है तो ये 2 आएगा। निकाल पाए ज्योमेट्री से इजीली, तो ये आ गया 1.5। तो अगर आप टोटल एरिया देख रहे हैं तो वो बन जाएगा 4.5। क्लियर? तो ये आपके पास में इंपल्स आ गया। अब ये इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब दिस इज इक्वल टू एमपी।
अब सवाल में m की वैल्यू गिवन है आपको, m की वैल्यू कितनी है 2 kg गिवन है, तो आप कहते हैं वेलोसिटी आ गई दैट इज 4.5 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे दैट इज हाफ m की वैल्यू है आपके पास में 2 और v स्क्वायर की जगह करेंगे दैट इज 4.5 डिवाइड बाय 4। इसने इसको मार दिया आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा दैट इज 5.06 हो जाएगा ये क्लियर। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए वैसे एरिया अंडर एफ टी का वो इंपल्स देता है, और अगर वो बात पता होगी तो आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। बच्चों 9th प्रॉब्लम है आपके पास में, वो 2013 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ जैसे कोऑर्डिनेट से आपके पास है वो बोला गया a,0 से, ये वाला पॉइंट हो गया a,0, यहाँ से कुछ आप 0,a पे लेके जाएंगे, ठीक है। और फोर्स का एक्सप्रेशन आपको गिवन है कि fx गिवन है, fy गिवन है आपको। अब ये थोड़ा सा विजुलाइज करने फोर्स को थोड़ा ठीक होगा। अगर आप देख रहे हैं तो fx जो है पॉजिटिव आई में है, तो इधर लग रहा है ऐसे कुछ fx, fy जो है वो पॉजिटिव आई में है। तो अगर आप इनका एंगल निकालें तो बात बन जाएगी। अगर आप एंगल देखें यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये वाला रिजल्टेंट का एफ नेट का एंगल, ये वाला एंगल थीटा माने तो टेन थीटा कितना आ रहा है आपके पास में, टेन थीटा अगर आप देख रहे हैं तो टेन थीटा आपके पास में, तो आपको कैलकुलेट पड़े दैट इज एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। और अगर आप एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स करेंगे तो आपके पास है दैट इज वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई डिवाइड बाई एक्स। और ये पार्टिकल का वाई और एक्स तो यही है भाई, अगर आप यही एंगल थीटा है, फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये देख रहे हैं ये वाई है, ये एक्स है, मतलब फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर आपके यहाँ से फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंगल 90 डिग्री होगा भाई। फोर्स जो है आपके पास में वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है और पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में। जब कुछ सर्कल में मूव करते हैं और फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगता है तो वो उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्लियर। ये सेंटीपीटल फोर्स की तरह नहीं काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह आपसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब जो बाहर की तरफ रेडिएटली आउटवर्ड। समझ में आ गई मेरी बात। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2013 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ आंसर, यहाँ पे ए ऑप्शन गिवन है आपको, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। थोड़ा देखते हैं सवाल में क्या बोला गया। सवाल में बोला गया पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड u नॉट एट एन एंगल अल्फा। यहाँ पे से पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं u नॉट स्पीड से, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, चले जाए कुछ ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। सेम इंस्टेंट पे क्या किया आपने, एक पार्टिकल को और भी प्रोजेक्ट किया था u नॉट से, ऐसे इसने बोला a particle of mass m is projected from the ground with at an angle alpha at the highest point of trajectory. It makes a completely elastic collision with the identical particle which thrown vertically upward from the ground with the same speed u naught। ठीक है, तो यहाँ पे
इसको इस पार्टिकल से कोलाइड करता है, टाइम टू पता नहीं, मैं दोनों को सेम टाइम पे किया कि वो थोड़ा देख लेते हैं सोल्व करके। तो ये वेलोसिटी बन गई यू नॉट कॉस अल्फा। तो यहाँ पे ये भी कितना बन गया आपके पास में, ये वाली वेलोसिटी इसकी रहेगी यू नॉट कॉस अल्फा, सेम की सेम रहेगी। और इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये इसकी ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो हाइट है आपके पास में, अगर ये हाइट देख रहे हैं तो ये हाइट कितनी है इसको निकाल लें। तो हमने क्या लिखा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2as। तो 2 ये आ गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये हाइट पता है, तो अगर ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपने लिखा दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a, और s के सवाल में गिवन दैट इज यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2g। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज यू नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बोथ, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज cos स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो इस तरफ की, दैट इज यू नॉट cos स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर बन जाएगा, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो यू नॉट cos अल्फा डिवाइड बाय 2 बन जाएगी, बिकॉज इनिशियल एक के पास में थी, दोनों का आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल मास बोला है ना, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी अगर mv1 इज इक्वल टू mv करें तो ये आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम यू नॉट cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर आप v नेट देख रहे हैं, v नेट का ये एंगल पूछा है, ये तो पूछना चाह रहा है वो एट द एंड, तो यहाँ पे ये यू नॉट cos अल्फा बाय 2 बने, बिकॉज v जो बन रहा है दैट इज यू नॉट cos अल्फा बन रहा है ना। तो ये हो गया फाइनल कंपोनेंट। अगर आप tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा या vy बाय vx, तो अगर vy vx है तो 1 आ गया, तो 1 आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, मतलब आफ्टर कोलिजन 45 डिग्री एंगल बनाएगा। सवाल सिंपल था, बस जो बोला है वो करते रहिए थे, इजीली आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। बच्चों 11th प्रॉब्लम आपके सामने है, ये ईयर 2014 में पूछी गई थी, 2014 किस में पूछी गई थी, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। बच्चों अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें, थोड़ा फील करिए आप, हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आप इस बॉल को फेंकते हैं नीचे ना ऐसे, तो बॉल को फेंका, स्पीड बड़ी 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 बड़ी, अब जैसे कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करते हुए क्या होता है, कोलाइड करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, √2gh, ठीक है, अगर एच हाइट से नीचे हुआ, फिर होगा क्या, इसके पास में ये कंप्रेस होता है, ऐसे कंप्रेस होता है, जैसे जैसे कंप्रेस होता है वैसे स्पीड घटती है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब वेलोसिटी कितनी बजे, 0 बजे, फिर वापस से रिबाउंड करेगा आपके पास में। तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होगी, पहले आपके पास में बढ़ेगी, फिर सडन 0 बनेगी आपके पास में, क्योंकि इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कोलाइड किया, कोलाइड करे थोड़ी सी इंस्टेंट में 0 बन गई, और वो सडन बन रही है आपके पास, क्योंकि जैसे एक इंपल्सिव फोर्स है वैसे 0 बना देंगे, तो इसके बाद वापस वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें समझ में आए, ठीक है, 0 शुरू होना चाहिए आपके पास में, फिर यहाँ पे बढ़नी चाहिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर घटनी चाहिए, इस तरीका से बनेगा। तो इनिशियली और फाइनली तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो ये तो सब में मैच कर रहा है। और इंपल्स आपको पता है छोटे टाइम इंटरवल रहेगा, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर डी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखता हूँ टी के साथ में, तो किसी टी टाइम वेलोसिटी कितनी बजे, जीटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये जो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कर्व बनेगा, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आपके पास में। तो वो कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको b आपके पास में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके पास में इसका b आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर?
बच्चों ये वाला सवाल से 2014 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। अब ये वाला सवाल में आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। इस सवाल को आप इससे लिंक कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए स्फीयर पे ऐसे बॉल को ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, पहले ऐसे कांटेक्ट में रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी, और फिर यहाँ पे एक थीटा एंगल पे, वो थीटा आता है cos इनवर्स 2/3, इस वाले एंगल पे वो कांटेक्ट लूज कर देती है। आप फील करके देखिए, मान लीजिए एक पाइप है, ऐसे ऐसे एक पाइप है आपके पास में, इस पाइप के अंदर ऐसे एक बॉल छोड़ेंगे, यहाँ पे बॉल छोड़ेंगे तो पहले ये वाली बॉल इसके कांटेक्ट में रहेगी, फिर एक स्पेसिफिक एंगल के बाद में बॉल इस वाले सरफेस से कांटेक्ट छोड़ के बाहर वाले सरफेस से कांटेक्ट में आ जाएगी। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें समझ में आ जाएगी ये वाली चीज। अगर ये वाली बीड ऐसे यहाँ पे है, जब तो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, इसको दबा रही है आपके पास में, इसको दबा रही है, इनटू मतलब इसको दबा रही है। सिमिलर ये करिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसको दबाएगी, फिर ये बाहर जाने की कोशिश करेगी, बाहर जाने की कोशिश करेगी, मतलब ये इस वायर को पुल करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें मतलब अब तक जैसे पहले इसे कांटेक्ट में था तो अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा था, ये बॉल इस सरफेस के ऊपर, जैसे ही बाहर वाले पे जाएगा तो इस सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यही तो इसने पूछा। अगर ये पूछ रहा है कि वायर पे कैसा फोर्स है, तो पहले ही इसके कांटेक्ट में थी, ये अंदर गिरने की कोशिश, इसकी टेंडेंसी अंदर गिरने, जैसे स्पीड बढ़ेगी बाहर रेडियली आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी। जब रेडियली इनवर्ड आने की टेंडेंसी थी तब ये इस वाले वायर पे नीचे की तरफ फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड वाले में बाहर की तरफ लगाएगी। क्लियर? तो अगर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड देन रेडियली आउटवर्ड लेटर, तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह सवाल इससे लिंक हो सकता है कि स्फीयर पे बॉल को ड्रॉप किया, कितने थीटा पे एंगल रीज करेगी, या फिर ऐसे सवाल होते हैं आपके पास में दो वायर्स है, कब से कब तक इसे कांटेक्ट में रहेगी, कब से कब तक उसे कांटेक्ट में रहेगी, तो वहां से भी आप इसको सोच सकते थे। बच्चों अभी हम मोर देन वन ऑप्शन कट कर रहे हैं। ये वाला सवाल आपके पास में ईयर 2006 में पूछा गया, सिंपल सवाल है, अगर आप ढंग से करेंगे तो हो जाएगा। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। बच्चों सवाल है आपके साथ, उसमें ऐसा ये बोला गया था ना आपको कि ये वाली हाइट ऐसे कुछ एच ए बोल दी आपको, दिस हाइट इज एच ए, और इस वाली हाइट का नाम आपके पास में कुछ एच सी है। ठीक है, ये वाली हाइट कुछ एच सी है, और ये वाला पॉइंट का नाम कुछ ए है, और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ बी है, और इस वाले पॉइंट का नाम सी है। यहाँ से यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन है, और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में म्यू की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब आप देखिए यहाँ से प्योर रोलिंग करता है, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है। इसके बाद में आगे अगर आप देखें तो इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा, जब टॉप मोस्ट पोजिशन में जाएगा तब भी घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके आगे ओमेगा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टॉप मोस्ट पे जाएगा तब भी घूमता हुआ वापिस ओमेगा फर्क नहीं पड़ेगा। टॉप मोस्ट पे जाएगा तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पर ओमेगा सेम का सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सभी की। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर एच ए बड़ा हो आपके पास में एच बी से, अगर आपके पास में एच ए बड़ा हो एच सी से, ठीक है जी, तो इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी बी पे बड़ी होगी या सी पे बड़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी और सी पे कंपेयर करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जब आ रहा है, यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच ए होगी आपके पास में, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, और वो दोनों फॉर्म में होगी आपके पास, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर भी होगी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। ये तो निकालेंगे आप यहाँ पे लिख के इसको बराबर करके।
यहाँ से यहाँ पे आएगा तो आप ये देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में एक रोटेशन में चली जाएगी। अब सोचिए अगर ये यहाँ पे सी पे जा रहा है, आपके पास में सी पे जा रहा है, तो अब सिर्फ यही वाली एनर्जी जो होगी वो इसको हाइट दिलाने की कोशिश करेगी। अगर आप देखें इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, आएगा सिर्फ एम जी एच सी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा तो बदलना है, इस वेलोसिटी को चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ कम हाइट पे जाएगा एज कंपेयर टू एच ए। तो एच ए बड़ा है एज कंपेयर टू एच सी, मतलब हाथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एच ए पे आया तो ऊपर एच ए नहीं उठेगा, उससे कुछ कम उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब नीचे आया तो दो फॉर्मेट में एनर्जी मिली, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। पर रोटेशनल एनर्जी इसका चेंज ही नहीं होगी, वो सेम के सेम रहेगी। जिसके अपने हाफ एम वी स्क्वायर है जिससे हाइट पे जा सकता है। तो अगर एच ए बड़ा है तो हार्ट सी पे पहुंच सकता है। फिर अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म थी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर वो यहाँ पे रहेगी नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो ये एक तो आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगर आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, ठीक है जी, सेम यही बात बोल रहा है, दैट इज एच ए इज ग्रेटर देन एच सी। काइनेटिक एनर्जी कुछ फॉर्मेट में बात कर रहा है, किसी को कंपेयर करना है के सी एंड के ए को, के सी एंड के ए को कंपेयर करना है। तो अगर सी पे पहुंच रहा है, यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे कुछ ओमेगा है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे तो रेस्ट पे था तो कोई एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर आप थर्ड ऑप्शन की बात करें तो आप बोला एच ए इज इक्वल टू एच सी, एच ए इज इक्वल टू एच सी, तो आप पहुंचेगा ही नहीं भाई, वहां पे पहुंचेगा सी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा ही नहीं। फिर बोला के बी और के सी बराबर, के बी और के सी कैसे बराबर, पहले पहुंचेगा नहीं, और कुछ पहुंचता वगैरह भी कुछ भी होता फिर भी नहीं होता ना, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे तो कम होगी। तो सी ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। डी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे, इसने बोला कि एच ए से एच सी बड़ा है, तो ये सी वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, इस वाले केस में भी सी पे नहीं पहुंचेगा। तो बी और सी में एनर्जी को कंपेयर करना होता तो हमेशा हर एक केस में एनर्जी एट बी विल बी मोर। क्लियर? तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों आपके पास, इट्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्लियर बच्चों? ये वाला सवाल आपसे 2010 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ, तो इसमें दो ऑप्शन सही, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सवाल क्या थोड़ा देख लेते हैं। इसने बोला कि एक पॉइंट मास है 1 kg और वो इलास्टिकली कोलाइड करता है, ये 1 kg का मास है, और यहाँ पे एक मास है आपके पास है 5 kg का। ठीक, और आफ्टर कोलिजन 1 kg मास रिवर्स इट डायरेक्शन एंड मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको इधर मूव कर दे 2 मीटर पर सेकंड से, 1 kg का मास है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमें कुछ पता नहीं, तो इसकी वेलोसिटी कुछ एक बार मान लीजिए कुछ भी आपके पास में ब्रीथ मोमेंटम कंजर्वेशन से मान लेते हैं। तो इस इनिशियल मोमेंटम था आपके पास में v, फाइनल अगर आप देखेंगे तो इसको बोल दीजिए v डैश बोल दीजिए, 5v डैश माइनस 2। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, v डैश की वैल्यू आ गई दैट इज v/2 v प्लस 2 डिवाइड बाई 5, ये वेलोसिटी आ गई दैट इज v प्लस 2 डिवाइड बाई 5। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है आपके पास में v और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपके पास में v प्लस 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 2, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अभी थोड़ा सोल्व करके देखिए, तो यहाँ बन जाएगा 5v इज इक्वल टू v प्लस 2 प्लस 10। यहाँ से देखेंगे 4v इज इक्वल टू 12, तो v की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रहा था, और ये जो जा रहा होगा आपके पास इट इज 1 मीटर पर सेकंड से। अब जो जो पूछ रहा है वो देख लो। सबसे पहले ऑप्शन है बोला टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3, सही बात है, ये ऑप्शन सही हो गया। द टोटल मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर कोलिजन दैट इज 5, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफ टोटल मास आ गया, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना गया m1v1 डिवाइड बाय
ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास में। तो कितना बन गया, 1/2 6 और ये 1/4 बन गया, तो ये 3 आ गया, दिस 0.75 जूल। सही बात है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, एक ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैनेडी का जो सिस्टम देखना, तो यहाँ पे देख लो, दैट इज हाफ, एम की वैल्यू 1 और ये वैल्यू 9, दैट इज 4.5 जूल आ रहा है, पर वो नहीं गिवन। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों आपके पास, इट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर? बच्चों यहाँ से 2018 में पूछा गया सवाल है, 2018 का सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आएगा, थोड़ा सोचे करिएगा ना। हाँ भी हुआ। हाँ भी, इसमें आपके पास तीन ऑप्शन सही होंगे बच्चों, ऑप्शन ए बी एंड डी, तीन ऑप्शन सही होंगे। आइए सोल्व करते हैं। तो आप बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मुझे पता है वर्डन बाय ऑल फोर्सेस होता है आपके पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप दो तरफ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ बन जाए पावर, ये बन जाए पावर इज इक्वल टू डी के डिवाइड बाई डी टी। तो अब पावर गिवन है, तो पावर ये हो गया, तो पावर के लिए एफ वी इज इक्वल टू गामा टी लिख दिया, एफ को क्या लिख दिया, एम ए को लिख दिया वी डी वी, ए को लिख देते हैं डीवी बाई डी टी, ए को लिख दिया डीवी बाई डी टी। क्लियर? और यहाँ पे से v बन गया इज इक्वल टू गामा टी। अब चाहता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। तो वेलोसिटी निकालने कैसे निकालेंगे बच्चों, देखना यहाँ पे बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे बन जाएगा गामा टी स्क्वायर बाई 2, गामा टी स्क्वायर बाई 2m प्लस कुछ कांस्टेंट मान लीजिए c। ठीक, अब कुछ कंडीशन गिवन है क्या, इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, तो t इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करें तो v 0 होना चाहिए, तो ये वाला कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे 2 से 2 साफ हो गया, तो v स्क्वायर का एक्सप्रेशन वेलोसिटी बन गया आपके पास में, दैट इज गामा टी स्क्वायर डिवाइड बाय m का रूट, ऐसा बन गया। अब आपसे बोला गया कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो मुझे पता है f डॉट v क्या है, अंडर रूट गामा टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम, और ये किसके बराबर है, गामा टी, तो कट जाएगा। तो आपके पास तो एफ क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये से कट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, या सही बात है ये कि आपके पास में ये रूट टी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है आपके पास में, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस कैसे देखें, वेलोसिटी बन गया कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई टी बन गया, इसके लिए dx बाई dt, dx बाई dt, ये ct आ गया, तो x कितना आ गया, ct स्क्वायर बाई 2। तो x t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपके पास में, x अगर t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वो लीनियरली नहीं कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियली कर रहा है, मतलब पावर उसकी 2 है, मतलब वो स्क्वायर की फॉर्म में कर रहा है। फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, अब फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, अब हमें ये चेक करना है। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स हमेशा क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ वेरिएबल होते तो हमें कुछ करके देखना पड़ता, पर फोर्स से कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो पक्का कंजर्वेटिव होगा ही होगा। तो तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी एंड डी। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2019 में पूछा गया और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, बढ़िया सवाल है ना, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है।
बच्चों इसमें आपके पास में दो ऑप्शन सही होंगे, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सवाल को थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला गया। ये बोला कि एक पार्टिकल है वो ऐसे एक ट्यूब में घूम रहा है और ये जो ट्यूब का पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है टू स्पीड v से, और ये भी बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू v नॉट से। यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है v नॉट से, और ये वाली लेंथ कितनी आपके पास में l है। तो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो v की वैल्यू है वो बहुत कम है, ये सवाल में आपको गिवन है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये सवाल सही ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v नॉट, ये पार्टिकल यहाँ v नॉट से मूव कर रहा है इनिशियली, और ये यहाँ पे पिस्टन v से मूव कर रहा है, और गिवन है कि एक गिवन दैट इज v इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू dl बाय l मल्टीप्लाई v नॉट। इसका देखेंगे यूज होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर ईच कोलिजन द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीज बाय 2v। तो यार अगर ये बहुत हैवी मास है तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और इलास्टिक कोलिजन हम लिखते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड कुछ होगी v डैश, ये कोलाइड हुआ तो v नॉट से आया था, जस्ट इसके बाद बन गई v डैश। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, दैट इज v डैश माइनस v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, दैट इज v नॉट प्लस v, और इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। तो v डैश की वैल्यू कितनी बन गई, v डैश की वैल्यू बन गई v नॉट प्लस 2v। तो अगर आप देखें चेंज कितना होगा वेलोसिटी में, तो अगर आप देखें डेल्टा v चेंज कितना होगा ईच कोलिजन के बाद में, तो वो आ गया 2v का चेंज आ गया। समझ में आ रहा है? तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। फिर बोला इफ पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड बाय डिस्टेंस dl द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीज बाय। तो अगर यार ये dl डिस्टेंस यहाँ पे मूव करता है, कितना टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा dl डिवाइड बाय v, इतना टाइम लगेगा। और एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगता है, एक कोलिजन होने में टाइम लगता है, दैट इज ये सेपरेशन, जैसे एक बार एक कोलिजन हो गया, वापस कब आएगा, जब वो 2a डिस्टेंस वापस ट्रैवल करके आएगा, तो ये टाइम लगा। और अगर मैं बोलूं टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, तो आप क्या बोलेंगे, 2l डिवाइड बाय v, 2l डिवाइड बाय v नॉट, ये इसकी वेलोसिटी होगी। सही, तो इतना टाइम टोटल मिला, एक कोलिजन में इतना टाइम। तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए आपके पास, नंबर ऑफ कोलिजन, तो आप क्या बोले dl डिवाइड बाय v मल्टीप्लाई एक कोलिजन का टाइम कर दो। और अगर आप देखें टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो नंबर ऑफ कोलिजन इतने हुए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो नंबर ऑफ कोलिजन अगर आपके पास में इतने हुए हैं तो एक कोलिजन में कितने चेंज आ रहा है 2v का। तो आप यहां मेंशन कर लीजिए dl डिवाइड बाय 2vl v नॉट मल्टीप्लाई एक कोलिजन आ रहा है 2v का, तो इसने इसको मार दिया, नहीं dl डिवाइड बाय l मल्टीप्लाई v नॉट, ये आएगा आपके पास में डेल्टा v, दैट dv, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है क्या आपके पास में? इसने कुछ और बोल रखा है तो इस वजह से ये रिजल्ट सही नहीं हुआ आपके पास में। एक मिनट, हम थोड़ा सा v में कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुआ क्या, एक बार 12 डिवाइड बाय v नॉट, ठीक है, v नॉट इसकी वैसे ठीक है, ये इतना सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, वो थोड़ा और बढ़िया है। इसमें क्या बोल रहा है आपसे ये थर्ड में, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4 अगर ये मूव करता है। तो अब देखिए ये वेलोसिटी होगी इस बॉल की किसी एक कोलिजन वगैरह के बाद, मतलब किसी इंस्टेंस वेलोसिटी आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं dv बाय v इज इक्वल टू dv नॉट बाय v नॉट, ठीक है, और ये बन गया इधर dl बाय l, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बन गया, ऐसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो इनिशियली वेलोसिटी जब ये सेपरेशन कुछ l था तब ये वेलोसिटी थी v नॉट, और जब ये सेपरेशन l बाय 2 हो जाएगा उस टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालें, ये बन गया ln v बाय v नॉट, और यहां पे बन गया ln दिस विल बिकम l बाय 2, और ये बन गया ना आपके पास दिस विल बिकम 1 बाय 2, ऐसा सही है? क्लियर है ये वाली बात? एक यहाँ माइनस आएगा बिकॉज ये dl घट रहा है ना आपके पास में, एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा आपके पास में। तो अब अगर आप v का एक्सप्रेशन देखेंगे तो v आपके पास से बन गया 2v नॉट, मतलब जो l बाय 2 डिस्टेंस मूव करने पे जो वेलोसिटी बनेगी वो 2v नॉट बनेगी आपके पास में, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर चेंज होगी, वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये वाली बात सही होगी आपके पास में, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक टू द पिस्टन, तो रेट क्या होगा आपके पास में, एक कोलिजन का टाइम कितना है 12 बाय v नॉट, तो रेट कितना है v नॉट डिवाइड बाय 12 आएगा, ये रेट आएगा। तो आपके पास में वो नहीं गिवन है, इस वजह से डी ऑप्शन सही नहीं है। तो दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये शानदार सवाल था, बढ़िया था बच्चों। इंटीजर टाइप का पहला सवाल है आपके पास। वैसे तो ये कोलिजन का सवाल है, पर इस चैप्टर में पढ़ा है, मतलब इस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इसमें भी दिया हुआ है, तो ठीक है कर लेते हैं, सिंपल आप कर पाएंगे। और आपने वैसे भी
सेंटर ऑफ मास भी पढ़ दिया, उसका रीजन कर दिया, तो आप कर पाएंगे। अटेम्प्ट करके बताइए बच्चों क्या जवाब आ रहा है। 2009 में पूछा गया था सवाल आपसे। हाँ भाई किया जाए, इसका जवाब आपके पास में आएगा दैट विल बी 4। करते हैं सॉल्व इसको। इसने क्या बोला, सबसे पहले ये ए बी से कोलाइड करता है तो इलास्टिकली कोलाइड करता है। अगर इलास्टिकली कोलाइड करता है तो पहले इसका कोलिजन चेक कर लेते हैं। तो आपने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ इधर v1 होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ इधर vb होगी, va और vb बोल दिया। तो अगर आप रीडिंग मोमेंटम कंजर्वेशन आया तो 9m इज इक्वल टू m va प्लस 2m vb। ठीक, ये साफ हो गया आपके पास, एक इक्वेशन बन गई 9 इज इक्वल टू va प्लस 2vb। सेकंड आप लिखेंगे E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा vb माइनस va और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा आपके पास में 9। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में। तो यहाँ पे बन गया 3vb इज इक्वल टू 18। तो vb की वैल्यू कितनी बन गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो b की वैल्यू बन गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्या हुआ। अब इसने क्या बोला, फिर ये b आपके पास में c से इनइलास्टिकली कोलाइड करता है। तो ये अगर इससे इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा तो फिर दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो मैंने बोला 12m, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल कितना हो जाएगा 3m v डैश। तो v डैश की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। निहायत ही हलवा सवाल था, बहुत आसान था। ठीक, मतलब इंटीजर टाइप में ये वाला आपके पास सेकंड सवाल, ये 2011 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। अब इसका जवाब भी आपके पास 4 आया। कैसे करेंगे, सडन इंपल्स दिया तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी। अब v वेलोसिटी के बाद में ये कुछ 0.6 मीटर पे जाके रुकता है। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन फ्रिक्शन कितना आएगा, दैट इज माइनस म्यू की वैल्यू 0.1, mg की वैल्यू कितनी 1.8 और डिस्टेंस कितनी 0.06। ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज हाफ k की वैल्यू 2, x इनिशियल कितना है 0, x फाइनल कितना है दैट इज 6/100 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितना है हाफ 18/100 मल्टीप्लाई v स्क्वायर। हमें ये v ही निकालना है। अब थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको देखेंगे तो ये बन गया यहाँ पे आपके पास में टोटल 10 टू द पावर 4 बन गया ना, 2 3 4 10 टू द पावर 4 बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया आपके पास में 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन रही 36 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे v स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये 9 से 4 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो ऊपर टोटल कितना बन गया 16। यहाँ पे क्या बन गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे से काटा सिर्फ 100 बचा, तो v की वैल्यू कितनी की 4/100 4/10 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपसे पूछा था, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
बच्चे थर्ड प्रॉब्लम आपके पास है 2013 में पूछी गई इंटीजर टाइप की, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भाई, आंसर आएगा 5। सवाल में क्या बोला गया, ए बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1। इसको L1 स्ट्रिंग से हैंग कर दिया आपने। इसको कुछ वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी कि वर्टिकल सर्कम्फरेंस करें, तो वो होगी 1/5 बिकॉज स्ट्रिंग है आपके पास में, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉब ऑफ मास m। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी होगी आपके पास में √gl। और अगर ये इलास्टिकली कोलाइड करेगा, ये रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, तो क्या होगा आपके पास में, इसको मिल जाएगी वेलोसिटी दैट इज √gl1। सही। अब ये बोल रहा है कि ये √gl1 सफिशिएंट है इसको L2 सर्कल में कंप्लीट वर्टिकल करवाने के लिए, ये से बोला। तो भाई साहब अगर उसको ये मिनिमम स्पीड के बराबर थी तो क्या लिखूं, √gl1 इज इक्वल टू √5gl2। ये तो बहुत हलवा सवाल हो गया, आपसे रेशियो पूछा गया L1/L2 का, तो L1/L2 का जो रेशियो आपके पास में दैट इज 5। क्लियर। बच्चों ये वाला सवाल आपके पास 2013 में पूछा गया, करके बताइए क्या जवाब आएगा। इंटीजर टाइप है। हाँ भी ठीक। अब देखिए पावर गिवन है, कांस्टेंट पावर। तो पावर होता कितना है, पावर होता है F.V में लिख दिया FV, F को क्या लिख दिया MAV, ठीक है। M की वैल्यू गिवन है 0.2 kg, तो यहाँ पे बन गया 5/2 इज इक्वल टू A को लिख दिया V dV बाई, सॉरी A को लिख दिया dV बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और यहाँ पे V लिख दिया। सही। इस M को नीचे लेके चलेगा तो 5/2 बन गया आपके पास में। तो अभी हम क्या लिखेंगे, दैट इज V²/2 इज इक्वल टू 5/2t। t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी 0 थी आपके पास में, और t इज इक्वल टू 5 पे पूछा है, तो कितनी V²/2 इज इक्वल टू दैट इज 25/2। तो v की वैल्यू कितनी की 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो जवाब आएगा यहाँ पे दैट विल बी 5। क्लियर। तो पावर कभी भी आए तो घबराना नहीं है देख के ना, पावर आपके पास में एफ वी लिखो, आगे प्रोसीड करो तो सवाल सोल्व हो जाता है। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2014 में पूछा गया, और इस इंटीजर टाइप का लास्ट सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हम इसे वर्किंग थ्योरम लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे किस चीज का वर्डन हुआ, वर्डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्स आया प्लस वर्डन बाय ग्रेविटी आया, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सवाल बोला क्या गया, सवाल बोला गया कि यहाँ पे इसका मास है वो गिवन है आपको 1 kg मास है, दैट इज 1 kg। डिस्टेंस वगैरह हमने डायग्राम में शो करी थी। जो फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स, दैट फोर्स इज 18 न्यूटन। ये हमेशा इस पीक्यू के पैरेलल लग रहा है आपके पास में ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई वो पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अगर फोर्स आपके पास पीक्यू की डायरेक्शन है तो हम डिस्प्लेसमेंट, आपको मैंने बताया था वर्डन होता है एफ डॉट एस। इसको आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो आप फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो फोर्स है वो पीक्यू डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे कितना, 5 मीटर हुआ। तो वर्डन बाय फोर्स तो आपके पास में आ जाएगा, दिस इज 4 5 दिस इज 5 ना, दिस इज 18 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। वर्डन बाय ग्रेविटी कितना है, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज mg 10 मल्टीप्लाई 4, ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे जवाब किसका पूछा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूछा है आपसे। कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 40 और ये कितना आ गया आपके पास 90। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 50 जूल आ गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 50 जूल। अब इसको इसने 10 मल्टीप्लाई n के बराबर किया, तो जो n की वैल्यू आपके पास निकल गई दैट इज 5। क्लियर। बच्चों मैसा कॉलम कर रहे हैं हम, और ये आपसे 2015 में पूछा गया। आप मुझे करके बताइए क्या क्या जवाब आएंगे। हाँ भी इसमें जो कंसेप्ट है बहुत आसान है। आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखिए, एफ कितना था माइनस डी यू बाई डी एक्स। आपके पास में चार मतलब ए बी सी डी चारों में आप इसको डिफरेंशिएट करिए, फोर्स की वैल्यू निकालिए, और फोर्स की वैल्यू जो जो पूछ रहा है वो आप करते रहिए। उसमें ये पूछ रहा है भाई साहब कि उसमें फोर्स की वैल्यू पुट करते रहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज पता होना चाहिए कि फोर्स का एक्सप्रेशन आप निकालते कैसे हैं। फिर ये सवाल आगे आप कर पाएंगे, वो लेंदी है पर आप फिर वैल्यू बस कंसेप्ट यही यूज करें, आप डिफरेंशिएट करिए और सोल्व करिए। पर डिफरेंशिएट कर फोर्स आ जाए, फिर पूछा भाई x इज इक्वल टू 0 फोर्स 0, वैल्यू पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू a पे क्या है वो वैल्यू पुट करके देख लो। फिर ये पूछ रहा है कि जो आपके पास में p में तो ये पूछ रहा है कि x इक्वल टू a पे 0 है कि नहीं, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, हम पुट करके देख लेंगे, 0 पे पुट करके देख लेंगे और माइनस a पे पुट करके देख लेंगे। तो p q r समझ में आ गया। s में क्या बोल रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x इज इक्वल टू प्लस a पे पुट करके देख रहे हैं तो इस तरफ आना चाहिए, और x इज इक्वल टू माइनस a पे देख रहे हैं तो इस तरफ आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा फिर सही है। द पार्टिकल विद टोटल पोटेंशियल एनर्जी u नॉट बाय 4 कैन नॉट ऑसिलेट अबाउट x इज इक्वल टू माइनस a। तो यार अगर आपके पास में ऑसिलेट कर रहा था, पहले फोर्स देखेंगे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसकी एनर्जी आप देखेंगे तो बात बन जाएगी। क्लियर। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है पर कैलकुलेटिव है। आपको इस सवाल में स्ट्रगल क्या था, ये थोड़ी कैलकुलेशन वाला सवाल था। इसमें अगर आप चेक करेंगे आंसर रहेगा तो ए का ऑप्शन आता है PQRT, या आपको खुद से करना है, मैं सोल्व नहीं करूंगा ना इसको। अगर आप बी ऑप्शन की बात करें दैट इज Q एंड S, और सी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे दैट इज PQRS, और डी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे दैट इज PRT। तो ए का हो गया बच्चों PQRT, बी का हो गया QS, सी का हो गया PQRS और डी का हो गया PRT। ठीक है।